हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज क्लास जो है वो यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नोट्स मैं उन्हें प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आप इस नंबर पे 7870421839 आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पेड क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। दोपहर के 1 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, जो कि आपको आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है, जिसको आपको पास आउट होना पड़ेगा। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को तो डेली टाइम टू टाइम अपडेट उन लोगों को मिलता ही रहा है, और आप लोग को पता चल ही गया है कि आप लोगों की टोटल कितनी वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं। वैकेंसियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से आपका जो कंपटीशन है वो उतना ही हार्ड होने वाला है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप एक सीट को पक्का कर सकें, क्योंकि देखिए 10 सीट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब होना चाहिए अपने लिए एक सीट से। तो उस एक सीट को हासिल करने के लिए हमको क्या अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे प्रकार से देखते हुए करते हुए करना होगा। बात की जाए, अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मिनिमम प्राइस रखी गई है। सिर्फ आपको 1000 का पेमेंट लगेगा, जिसमें आपको पेपर 2 जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्लस पेपर 3 जो आपका सोशियोलॉजी है 80 मार्क्स का है, उसका कंप्लीट आपको नोट्स जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो आने वाले समय में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, अगर ऐसे एग्ज़ाम की बात की जाए तो 16 दिसंबर से एग्ज़ाम के बारे में बोल भी दिया गया, तो आपको अपनी तैयारी बेहतर बनानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और अभी भी मैं बताऊँगी कि जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से आप लोगों का जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनका टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो नोट्स है उसको अभी तैयारी करते जाइए, पढ़ते जाइए, उसको याद करते जाइए। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उन सभी को आप लोग पढ़िए और फिर टेलीग्राम पे टेस्ट दीजिए, तो आपका पूरा सिलेबस जो होल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, चाहे आप टीआरई 1 ले लीजिए, टीआरई 2 या टीआरई 3, तीनों का क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया और आप लोगों को पता चल गया कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीपीएससी जो है वो जिस हिसाब से एग्ज़ाम ले रहा है वो बार बार बोलते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो करिए, उसके साथ आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी थोड़ा हाई लेवल का भी पढ़ते हुए चलिए। तो उसी के अंतर्गत आप लोगों को यूट्यूब में मैं एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 11 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उसका पूरा 5 चैप्टर का आप लोगों को एमसीक्यू भी मैं यूट्यूब में करवा दी हूँ। आज हम लोग कक्षा 11 भाग 2 का स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टार्ट? कक्षा क्लास 11 का, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बेस है तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर का है वो तो हम लोग देखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसको जो स्टडी मटेरियल वो देखेंगे। तो कक्षा 11 क्लास 11 का जो भाग 2 है, क्योंकि क्लास 11 में 2 बुक है और क्लास 12 में 2 बुक है, तो उसको आज देखेंगे। इसके 5 चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पूरा 5 चैप्टर का एक बार में आप लोगों को फिर एमसीक्यू का मैराथन क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज जानना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरीज जान सकते हैं, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला चैप्टर है जो कक्षा 11 भाग 2 का एनसीईआरटी का बुक है, अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो उसमें दिया गया है भारत में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या दिया गया हम लोग को कि भारत में सामाजिक संरचना।
भारत में हम लोग पूरा थ्योरी क्लास को क्लियर करेंगे, प्लस एमसीक्यू का भी आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है भारत में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर, स्तरीकरण मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, और सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सोशल प्रोसेस। ये तीनों टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए बोला गया। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, उसकी परिभाषा को देखेंगे, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं को देखेंगे, सहयोग की विशेषताएं, सहयोग के कितने प्रकार होते हैं, फिर प्रतिस्पर्धा क्या होता है उसकी विशेषताओं को देखेंगे, और साथ ही साथ संघर्ष तथा सहयोग को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सामाजिक संरचना से, यानी सोशल स्ट्रक्चर से, कि सोशल स्ट्रक्चर आखिर है क्या। सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, बोला जा रहा है कि सामाजिक संरचना जो है यह विभिन्न इकाइयाँ, समाज के अंतर्गत जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, वो इकाइयाँ कौन कौन से, जैसे परिवार हो गया, संस्था हो गया, हमारे नॉर्म्स हो गए, हमारे वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये सभी चीज़ विश्वासों से मिलकर बनी है। ठीक है, विश्वासों से मिल गई। और संरचना पूरा उसका बनावट, संरचना मतलब बनावट, किसी भी चीज़ का बनावट। तो अब बनावट हुआ है तो किस आधार पर हुआ है, तो इसी के लिए संरचना का व्यापक एवं विस्तृत रूप में प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में देखें, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किनके द्वारा, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। और समाजशास्त्र में यह शब्द प्राणी शास्त्र जो विषय है, ठीक है, उससे लिया गया है। अब इसके टाइम टू टाइम विभिन्न समाजशास्त्र इसके संदर्भ में परिभाषाएं भी दी। आपको परिभाषा से भी पूछ सकते हैं कि ये किसका कथन है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बोला जा रहा है कि पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कहा है कि परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। ठीक है, हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हमारे समाज के अंतर्गत विभिन्न पद हैं, हमारे प्रतिष्ठाएं हैं, तो उसका जो क्रमबद्ध हमारी व्यवस्था है उसको क्या कहा जा रहा है, सामाजिक संरचना कहा जा रहा है। गिंग्सबर्ग ने कहा है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों एवं संस्थाओं से मिलकर बनता है। सामाजिक संरचना जो सोशल स्ट्रक्चर किससे बनता है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के समूह देखने को मिलेंगे, संस्थाएं, समितियां, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है कोई भी सामाजिक संरचना। और मैकआइवर एवं पेज ने सामाजिक संरचना को अमूर्त माना है। अगर आपको पूछ दे कि सामाजिक संरचना को, क्योंकि देखिए बनावट तो हम लोग नहीं देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग सोसाइटी के अंदर हम समाज जो है उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बनावट नहीं देख रहे, लेकिन उसके अंदर के जो संस्थाएं हैं उसको देख रहे थे, इसलिए मैकआइवर पेज ने इसको अमूर्त माना है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना ये जो शब्दावली है, इसके अगर प्रमुख तत्वों के बारे में बात की जाए कि आप बताइए इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, क्या है, प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो कौन कौन हो जाएगा सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व। हमको इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहला
हो जाएगा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे, इसके अंतर्गत सामाजिक समूह देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सामाजिक समूह इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बहुत सारे आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक संरचना में जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र, उस हिसाब से सबके अपने क्या है तो मापदंड है, क्या है सबके अपने मापदंड है। फिर सबका अपना सांस्कृतिक मूल्य भी है, क्या है सबका अपना सांस्कृतिक मूल्य भी हमें सामाजिक संरचना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की जो संकल्पना है वो क्या है कि लोगों के आचरण के प्रकार तथा एक दूसरे को किस प्रकार से वो संबंध करके रहता है, किस प्रकार से वो इंगित करता है, उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना ये जो शब्द है इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है, अर्थात विशिष्ट रूप से यह क्रमवार और नियमित है। चाहे आप सोसाइटी के अंतर्गत रहे, कोई भी चीज़ को आप ले ले तो सबका अपना सिस्टमेटिक रूप से वैसे है। जैसे आप स्कूल को ले लीजिए, ठीक है, स्कूल के अंतर्गत भी सबका अलग अलग संरचना है, ठीक है, और जब वो सुचारू रूप से चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, संरचना कहलाएगा। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने किसको, उसको तो अपने मनुष्य के शरीर के साथ बोला था कि मनुष्य का जो शरीर है, जैसे उसका हाथ का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, कान का अलग काम है, लेकिन वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। अगर सुचारू रूप से नहीं करे तो फिर मनुष्य का अंग है वो विकृत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत भी जितनी संरचनाएं हैं सबका अपना अपना काम होता है और उसको वो सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एमाइल दुर्खिम क्या बोल रहे हैं। तो एमाइल दुर्खिम ने सामाजिक संरचना संबंधी जो अपने विचार दिए हैं उसमें उन्होंने बताते हैं कि दुर्खाइम के अनुसार व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। दुर्खिम क्या बोलते हैं कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक इसमें कठोरता और दृढ़ता लिए हुए रहता है और भौतिक पर्यावरण, मतलब हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उससे ये संरचना के समान इसको माना जाता है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना जो है यह मानवीय क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है तथा एक व्यक्ति के रूप में कार्य क्षमता की सीमा उसकी निश्चित करती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संरचना संबंधी अपने क्या विचार दिए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित करती है और उन्हें पुनः उत्पादित करती है। मार्क्स ने यह भी कहा है कि इतिहास का निर्माण ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थितियों के बाध्यताओं और संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहां वो जीवन यापन अपना कर सकते हैं। इसके संदर्भ में बात कर दें तो ये था सामाजिक संरचना जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है, इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सामाजिक संरचना और स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ देखते हैं, वो है सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में जो समूह के लोग रहते हैं सबका अपना अपना योग्यता के अनुसार, उनके आर्थिक स्थिति के अनुसार, उनके प्रभुत्व के अनुसार सबका अपना अपना समाज में स्थान होता है। ठीक है, तो उसी को स्तरीकरण बोला जा रहा है। आधुनिक समाज में अगर बात की जाए कि अगर आपको बोला जाए कि आधुनिक समाज में हम कैसे स्तरीकरण की व्याख्या कर सकते हैं, तो धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण इसको पहचानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का आधार प्रजाति तथा जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति, लिंग इत्यादि। क्योंकि देखिए हमारा जो सोसाइटी है, हमारे भारतीय समाज की बात करें तो उसमें जो वर्ण है, वर्ण के आधार पर भी लोगों को स्तरीकरण किया गया है, जाति के आधार पर भी किया जाता है। ये आपको अलग कहीं देखने को नहीं मिलेगा, विदेश में जाइएगा तो आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भारत के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। ये वर्ण, धर्म, जाति ये भी हमारे स्तरीकरण का एक आधार है।
सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानताओं को निश्चित प्रतिमानों के रूप में लिया जाता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करिएगा तो फिर वो चीज़ आपका सही नहीं होगा जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं कवर कर लीजिएगा। एक आप देखिएगा कि कोई भी कहानी हम जब पढ़ते हैं, उसको जब हम ध्यान से उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो हमसे गलत नहीं होता है। लेकिन अगर हम रटी रटाई चीज़ों को याद कर लेते हैं तो फिर वो गलत होने के चांस रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। आपको कॉन्सेप्ट आपका देखेगा, चेक करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की जांच करेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि आपके आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे प्रकार से इसको टेकल कर सके। हो सकता है कि बुक में जो क्वेश्चन रहे वो नहीं आएगा, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसको नहीं समझ सके। जैसे अगर आपको पूछ दे कि प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक समूह है, तृतीयक समूह क्या है, तो उसका जब तक आप उसका भेद नहीं समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तभी तो उसको लगा पाइएगा ना। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये तो सामाजिक स्तरीकरण। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, यानी समाज के अंतर्गत हम जो रह रहे हैं तो हम तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोसेस जो है, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम सहयोग करते हैं, हम समाज के अंतर्गत संघर्ष करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तभी तो, ऐसा तो नहीं है कि कोई समाज में आपको संघर्ष देखने को ही नहीं मिलेगा, संघर्ष भी आपको देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि प्रक्रियाएं क्या है, तो समाज के कारण व्यक्ति अन्य लोगों से प्रभावित होता है और तथा स्वयं भी उनको प्रभावित करता है। और क्या करते हैं, जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। और समाज में जो घटित होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो सहयोग हो, प्रतिस्पर्धा हो, संघर्ष हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती। इसके लिए जो विभिन्न थिंकर हैं, कौन, सामाजिक प्रक्रिया, तो जो विभिन्न थिंकर ने इसके संदर्भ में अपनी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। जैसे गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया के तरीके से, सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया के तरीके से है। लुंडबर्ग बोलते हैं कि प्रक्रिया से तात्पर्य एक विशिष्ट और पूर्वानुमित परिणाम की और आने वाले संबंधित घटनाओं की तारतम्यता से इसको बोला जाता है, ठीक है। सहयोग, हम क्या बोले कि समाज के अंतर्गत बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे सहयोग हो गया, तो सहयोग समाज के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये समाज को संगठित करता है और व्यक्ति को एक सूत्र में बांधे हुए रहता है। संघर्ष, ठीक है, समाज के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो पहला तो आपको मिल गया सहयोग, आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा संघर्ष। संघर्ष क्या हो गया, तो संघर्ष जो होता है कि हितों में टकरावट, ठीक है, हमारा मतभेद में टकरावट। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन हो गया, तो भूमि संसाधन को उसमें सुधार करने के लिए जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, ठीक है, तो संघर्ष किया गया, तभी तो उनको अधिकार प्राप्त हुए, तो वो कृषक आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम बहुत सारे थिंकर्स ने इसकी परिभाषाएं में दी हैं, तो जैसे इसके प्रकारों के संदर्भ में भी बात की है। तो सहयोग, अगर सहयोग की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं कौन, तो मैकाइवर एवं पेज। देखिए, समाज के अंतर्गत दो चीजें तो आपको देखना, सहयोग संघर्ष तो रहता ही है, ऐसा नहीं एक दूसरे के पूरक के रूप में। तो मैकाइवर एवं पेज ने कितने प्रकार के सहयोग के बारे में बात की है, दो प्रकार के सहयोग। कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष सहयोग, पूछ सकता है, मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग के कितने प्रकारों के बारे में बात की है, तो दो प्रकार, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, आर्गबन एवं निमकॉफ, आर्गबन एवं निमकॉफ
इन्होंने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा? सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और सहायता मूलक सहयोग। कौन कौन सा है? सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और सहायता मूलक सहयोग। ये 3 प्रकार किनके द्वारा बताया गया है? तो आर्गवन एवं निमकॉफ के द्वारा। एक और थिंकर है ग्रीन महोदय। कौन? ग्रीन। इन्होंने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने भी सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। क्या है? पहला प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग। क्या बताया है? प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ये किन के द्वारा बताया गया? तो ग्रीन महोदय के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि किन के द्वारा बताया गया है? तो ग्रीन महोदय के द्वारा बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है। सहयोग आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या होता है? यह एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है जो विरोधी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति को दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। पर कंपटीशन में क्या होता है कि मान लीजिए दो, जैसे आप लोग स्टूडेंट में ही रहेगा कि आप लोग भी TRE-4 की जो तैयारी कर रहे हैं, जब आप देखिएगा कि टेलीग्राम ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे टेस्ट दीजिएगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, बोला जाएगा, तो आपके साथ जो और भी स्टूडेंट जुड़े हुए रहेंगे तो आपके मन में रहेगा कि उन स्टूडेंट से मेरा नंबर जैसे ज़्यादा हो, हम ज़्यादा है, तो उसके लिए आप उसको पढ़िएगा, याद करिएगा, क्योंकि आपका तो नंबर पता चलेगा ना कि आपका कितना पोजीशन है, आप कितना सही किए। तो उसके लिए आप कंपटीशन कीजिएगा, प्रतिस्पर्धा करिएगा। तो क्या होता है? ये एक इसके अंतर्गत मनुष्य के मन में एक भावना आती है। ठीक है। J.S. मिल जैसे उदारवादियों ने महसूस किया है कि प्रतिस्पर्धा के प्रभाव जो होता है वो अधिकतर नुकसान होता है, और प्रतिस्पर्धा जो होता है वो बराबर के स्तर के व्यक्तियों के बीच देखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा की अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों का रहना तो सबसे पहले जरूरी है, तभी आप कंपटीशन आपको होगा। आप रेस में ही देख लीजिए, रेस में ही जब सब दौड़ते हैं तो 2-4 जन रहेंगे तभी तो आप कंपटीशन में जीतिएगा। आप म्यूजिकल चेयर खेले होंगे तो उसमें क्या होता है कि जीतने का एक जुनून हो जाता है कि हम कैसे जीते। ठीक है। तो उसमें क्या क्या गुण, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो निरंतरता का गुण होता है, सर्वव्यापी गुण होता है, सर्वव्यापी तत्व है, लक्ष्य इसके सीमित रहते हैं। सीमित लक्ष्य होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको टेलीग्राम पे जो टॉपिक दिया गया वो आज का 1 दिन का टॉपिक है, आप उसको पढ़ लिए, हो गया, तो उतना देर तक आप उसको टेस्ट नहीं देगा तब तक आपके दिमाग में घुरेगा कि हमको हाँ हमको टेस्ट देना है, हमको नंबर अच्छा लाना। फिर आप अच्छा कर लीजिएगा तो फिर तो वो नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे का जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो हो गया, लक्ष्य सीमित रहता है, आंशिक अचेतना का रहता है और अव्यक्तिता होता है। इसके प्रकारों के संदर्भ में बात करें तो कितने प्रकार है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, पद और कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। ठीक है। और सहयोग प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का जो आपसी संबंध होता है वो अधिकतर क्या होता है? जटिल होता है, और ये आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी थे। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसको पहले मैं मिटा लेती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो जरूर इसको नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, सामाजिक संरचना, उसके बाद भूमिका पढ़े, उसके विचार के संदर्भ में पढ़े। तो कुछ सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि हमें भूमिकाएं अदा करनी होती हैं, ठीक है, सबका अलग अलग भूमिका रहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ भूमिका के संदर्भ में बताऊंगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड विचारक के संदर्भ में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछेगा, भूमिका अधिग्रहण, भूमिका अधिग्रहण की अवधारणा किसने दी? भूमिका अधिग्रहण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो भूमिका अधिग्रहण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? मिड के द्वारा। किनके द्वारा? मिड के द्वारा। नेक्स्ट है भूमिका व्यवहार, भूमिका व्यवहार, ये इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई? न्यूकॉम, न्यूकॉम। नेक्स्ट है अग्रमंच या फिर पश्चिमंच, की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो गॉफमैन। ये सब कीवर्ड है, ठीक है। व्यक्तिगत भूमिका, लेवियंस, लेवियंसन। नेक्स्ट है भूमिका दूरी, गॉफमैन। भर्ती भूमिका, हॉल्फमैन। भूमिका संकुल, मर्टन। भूमिका आदर्श, मर्टन। आदर्श भूमिका, भूमिका आदर्श एक है आदर्श भूमिका, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो बीरस्टेड। मुख्य भूमिका, हीलर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, या फिर लिखना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। अगर आप लोग कीवर्ड के रूप में इसको याद कर लेते हैं तो अगर कहीं से भी बीच में क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा, आराम से इसको करेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है विश्वास, भावनाएं, मानक और आवश्यकताएं, ठीक है। तो देखिए सामाजिक संरचना, उसमें विश्वास रहता है, मानक रहता है, भावना रहता है, आवश्यकता ये चीज़ नहीं है, ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की इकाइयां मनुष्य ही है, यह कथन किसका है?
नॉडल, मेलिनोवस्की, ब्राउन या पार्सन्स। तो सामाजिक संरचना की इकाइयाँ मनुष्य ही, समाज की संरचना की जो इकाई है, एक इकाई के रूप में मनुष्य ही, ये किनके द्वारा बोला गया? तो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। किनके द्वारा? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। बोल रहा है इनमें से कौन सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? जाति, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। तो देखिए जाति सामाजिक संरचना नहीं है, ठीक है, जाति, बल्कि आपका सामाजिक संरचना मतलब सामाजिक प्रक्रिया, समाज के अंदर का जो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस क्या क्या होगा? आपको सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये सभी देखने को मिलेंगे, लेकिन जाति नहीं होगा, ठीक है, वो आपको सामाजिक संरचना के अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों एवं संस्थाओं से मिलकर होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है गिन्सबर्ग के द्वारा। सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक संरचना की अवधारणा, रेडक्लिफ ब्राउन। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, किंग्सले डेविस। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, किंग्सले डेविस। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो प्रथम बार प्रयोग किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर का। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। संरचना, ये जो शब्द है किससे लिया गया है? तो प्राणी शास्त्र से। किससे लिया गया? प्राणी शास्त्र से। फिर है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जिस प्रकार की अंतःक्रिया करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको सामाजिक प्रक्रिया बोला जाता है। और इस प्रकार से आप लोगों का क्लास 11 भाग 2 का जो चैप्टर है सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और प्रक्रिया, ये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।